जय हिंद फ्रेंड्स। सो नाउ विल कंटिन्यू द सॉल्ट सत्याग्रह। अगला जो टॉपिक है नमक सत्याग्रह। फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड, महात्मा गांधी फोकस्ड ऑन हिज सोशल रिफॉर्म वर्क। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद कई वर्ष तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधारियों के कार्यों पर केंद्रित रखा हुआ। फोकस उन्होंने सोशल रिफॉर्म में कर लिया। इन 1928 however he began to think of re-entering politics। तो 1928 में वो फिर सोचने लगे पॉलिटिक्स में दोबारा वापस करने के लिए, री-एंटरिंग पॉलिटिक्स। दैट ईयर देयर वाज एन ऑल इंडिया कैंपेन इन अपोजिशन टू द ऑल वाइट साइमन कमीशन सेंट फ्रॉम इंग्लैंड टू इंक्वायर इनटू द कंडीशंस इन द कॉलोनी। तो उस समय पूरे भारत में ऑल इंडिया एक कैंपेन चल रहा था किसके विरोध में? एक ऑल वाइट साइमन कमीशन आई थी। सभी लोग ऑल वाइट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारे ब्रिटिशर्स थे, सारे गोरे लोग थे। तो एक कमीशन आई थी साइमन कमीशन, जो ऑल वाइट कमीशन थी। ये इंग्लैंड से भेजी गई थी कि जो उनके कॉलोनीज हैं, है ना, जो कॉलोनी है भारत है, उसमें उनका कंडीशन कैसा है। तो इसकी कंडीशंस की जानकारी लेने के लिए साइमन कमीशन आई थी और इसमें सारे वाइट मेंबर्स थे, सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे। तो इसका विरोध चल रहा था। गांधी जी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट ऑल्दो ही गेव इट हिज ब्लेसिंग्स। तो उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद तो दिया पर इसमें वो शामिल नहीं हुए। एज ही ऑल्सो डिड टू ए पीजेंट सत्याग्रह इन बारडोली इन द सेम ईयर। और इन्होंने ऐसा इस बारदोली में होने वाले किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था कि उन्होंने उसको ब्लेसिंग्स दिया बट उसमें शामिल नहीं हुए थे। In the end of December 1929, the Congress held its annual session in city of Lahore। तो 1929 के दिसंबर में कांग्रेस का जो सेशन होता है, अधिवेशन होता है, वो कहाँ होता है? लाहौर में होता है। द मीटिंग वॉज सिग्निफिकेंट फॉर टू थिंग्स: द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट, signifying the passing of baton of leadership to the younger generation, and the proclamation of commitment to पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जो कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट थी इसमें। एक कि इसका नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ये मतलब था कि अब जो लीडरशिप का जो बैटन है ना, लीडरशिप जो है अब वो नई पीढ़ी को, वो छड़ी जो है नई पीढ़ी को दे दी गई। जवाहरलाल नेहरू उस समय एक यंग लीडर थे और वो लीडरशिप एक नई पीढ़ी को दिया गया, यंगर जनरेशन को दिया गया। और दूसरा, उस समय पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। नाउ द पेस ऑफ द पॉलिटिक्स पिकड अप वंस अगेन। तो अब जो पॉलिटिक्स की राजनीति का गति था वो फिर से पिकअप कर लेता है। ऑन 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व विद द नेशनल फ्लैग बीइंग होइस्टेड इन डिफरेंट वेन्यूज एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बीइंग संग। तो 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गांधी जी हिमसेल्फ issued precise instruction as to how the day should be observed। सो गांधी जी खुद ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस दिन को कैसे मनाया जाना है, उसका वो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। इट वुड बी गुड, ही सेड, इफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज मेड बाय द होल विलेजेस, होल सिटीज इवन। इट वुड बी वेल इफ ऑल द मीटिंग्स वेर हेल्ड एट द आइडेंटिकल मिनट इन ऑल द प्लेसेस। तो वो कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांव और सभी शहरों, यहाँ तक कि शहरों तक भी अच्छा होगा अगर सभी जगहों पे एक ही समय पे संगोष्ठियां हों, है ना, तो अच्छा होगा। गांधी जी सजेस्टेड दैट द टाइम ऑफ द मीटिंग बी एडवर्टाइज्ड इन द ट्रेडिशनल वे बाय द बीटिंग ऑफ ड्रम्स। तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी की समय की उद्घोषणा की जाए। द सेलिब्रेशंस वुड बिगिन विद द होइस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग। और जो सेलिब्रेशन है, जो समारोह है, उसकी शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने के साथ किया जाएगा। द रेस्ट ऑफ द डे वुड बी स्पेंट इन डूइंग सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, वेदर इट इज स्पिनिंग और सर्विस ऑफ अनटचेबल्स और रीयूनियंस ऑफ हिंदूज एंड मुसलमान्स और प्रोहिबिशन वर्क और इवन ऑल दिस टुगेदर विच इज नॉट इम्पॉसिबल। तो उन्होंने बोला कि जो बाकी इसका स्टार्टिंग किया जाएगा एक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और उसके बाद वो पूरा दिन एक कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क, हाँ, सृजनात्मक कार्यों में लगाया जाएगा, जैसे कि या तो स्पिनिंग कर सकते हैं चरखा चलाने में, या सर्विस ऑफ अनटचेबल, जो
छुआछूत के जो लोग हैं, जो अनटचेबल्स है, अछूत हैं, उनकी सेवा की जाएगी, या हिंदू मुसलमानों के बीच में एक रियूनियन किया जाएगा, हिंदू मुसलमानों का पुनर्मिलन होगा, अथवा प्रोहिबिशन कार्य, निषिद्ध कार्य किया जाएगा, है ना। और या फिर इसमें सारे कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, क्योंकि वो करना भी असंभव नहीं है। पार्टिसिपेंट्स वुड take a place affirming that it was inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and to enjoy the fruits of their toil, and if any government deprives a people of these rights and oppress them, the people have a further right to alter it or abolish it. इसमें भाग लेने वाले दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे, है ना, उस दिन जो लोग होंगे वो लोग सब प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहर्णीय अधिकार है ना। और यह कि यदि कोई भी सरकार इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट इज दांडी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? दांडी। Soon after the observance of this Independence Day, Mahatma Gandhi announced that he would lead a march to break one of the most widely disliked laws in the British India, which gave the state a monopoly in the manufacture and sale of salt. तो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वो ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। His speaking on the salt monopoly was another illustration of Gandhi's tactical wisdom, है ना। तो नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे को उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण है। For in every Indian household, salt was indispensable. Yet people were forbidden from making salt even for domestic use, compelling them to buy it from shops at high prices. तो प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है ना। लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया। फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम इवन फॉर डोमेस्टिक यूज। सो इससे क्या था? इस कारण से उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ता था और उसके लिए उन्हें बाध्य किया गया। सो द स्टेट मोनोपोली ओवर सॉल्ट वॉज डीपली अनपॉपुलर बाई मेकिंग इट हिज टारगेट। गांधी जी होप टू मोबिलाइज ए वाइडर डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो नमक का राज्य का एकाधिपत्य बहुत ही अलोकप्रिय था और इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। Where most Indians understood the significance of Gandhiji's challenge, the British Raj apparently did not. अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं समझ में आया था। Although Gandhiji had given advance notice of his salt march to the Viceroy Lord Irwin, Irwin failed to grasp the significance of the action. तो हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वाइसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उसकी इस कार्रवाई के महत्व को न समझ सके। On 12 March 1930, Gandhiji began walking from his ashram at Sabarmati towards the ocean. 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। He reached his destination 3 weeks later, making a fistful of salt as he did and thereby making himself a criminal in the eyes of law. वहाँ उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। Meanwhile, parallel salt marches were being conducted in other parts of country. और इसी बीच देश के अन्य भागों में समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। As with non-cooperation, apart from officially sanctioned nationalist campaign, there were numerous other streams of protest.
असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। Across large parts of India, peasants breached the hated colonial forest laws that kept them and their cattle out of the woods in which they had once roamed freely. तो देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वो और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां वो एक जमाने में बेरोक टोक घूमते थे। In some towns, factory workers went on strike while lawyers boycotted British courts and students refused to attend government-run educational institutes. तो कुछ शहरों में जो फैक्ट्री के वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले गए और जो वकील है वो ब्रिटिश कोर्ट जाने से मना कर दिए, विरोध कर दिए। स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालित शैक्षणिक संस्थान थे वहाँ जाने से उन्होंने मना कर दिया। As in 1920-22, now too Gandhiji's call had encouraged Indians of all classes to make manifest their own discontent with colonial rule. तो 1920 और 22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। The rulers responded by detaining the dissenters. In the wake of Salt March, nearly 60,000 Indians were arrested, among them, of course, Gandhiji himself. तो जवाब में सरकार ने असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी और नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। द प्रोग्रेस ऑफ गांधीजी's मार्च टू द सी शोर कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द सीक्रेट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर डेप्यूटेड टू मॉनिटर हिज मूवमेंट्स। तो समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। दिस रिप्रोड्यूस द स्पीचेस ही गेव एट द विलेजर्स एंड रोट इन विच ही कॉल्ड अपॉन लोकल ऑफिशियल्स टू रिनाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड ज्वाइन फ्रीडम स्ट्रगल। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांवों में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वह सरकारी नौकरियां छोड़ दे और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाए। इन वन विलेज वसना, गांधी जी टोल्ड द अपर कास्ट दैट इफ यू वेयर आउट फॉर स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल्स। वसना नाम के एक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। यू वॉन्ट गेट स्वराज मेयरली बाय रिपील ऑफ द सॉल्ट टैक्सेस और अदर टैक्सेस। सिर्फ नमक कर या अन्य करों को खत्म कर जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। फॉर स्वराज यू मस्ट मेक अमेंड्स फॉर द रॉन्ग्स विच यू डिड टू अनटचेबल्स। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अपने अछूतों के साथ की है। फॉर स्वराज हिंदू मुस्लिम्स पारसी सिख्स विल हैव टू यूनाइट। स्वराज के लिए हिंदू मुस्लिम पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। दीज आर द स्टेप्स टुवर्ड स्वराज। ये स्वराज के तरफ कुछ स्टेप्स हैं। The police spies reported that Gandhiji's meetings were very well attended by the villagers of all castes and by women as well as men. तो जो पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे थे। They observed that thousands of volunteers were flocking to the nationalist cause. उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। Among them were many officials who had resigned from their posts with the colonial government. Writing to the government, the district superintendent of police remarked, Mr. Gandhi appeared calm and collected. He is gathering more strength as he proceeds. सरकार की भेजी रिपोर्ट में उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर भी थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिए थे। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस अधीक्षक ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। द प्रोग्रेस ऑफ द सॉल्ट मार्च कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड फ्रॉम अनदर सोर्स, द अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्र टाइम को गांधी जी की कद काठी पर हंसी आती थी।
This to begin with scored at Gandhiji's look and writing with disdain of his spindly frame and his spindly joints. Thus, in its first report on the march, Time was deeply skeptical of the salt march reaching its destination. पत्रिका ने तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त की थी। टाइम मैगजीन को ऐसा लग रहा था कि यह सफल नहीं होगा, अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाएंगे। इट क्लेम्ड दैट गांधी जी sank to the ground at the end of the second day's walking. The magazine did not believe that the emaciated saint would be physically able to go much further. उनका दावा था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। But within a week it had changed its mind. The massive popular following that the march had garnered, wrote Time, had made British rulers desperately anxious. लेकिन एक हफ्ते में इस पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा का जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। गांधी जी हिमसेल्फ दे नाउ saluted as saint and statesman who was using Christian acts as worship against men with Christian beliefs. अब वो भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता का सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह का जो नेक्स्ट टॉपिक है भाइयों, डायलॉग्स, तो संवाद। अब हम इसके संवाद को देखते हैं। द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन्स। फर्स्ट, इट वॉज दिस इवेंट दैट फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। तो जो नमक यात्रा था ये कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। और पहली बात यह थी कि यह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आ गए। द मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस। इस यात्रा को यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने बहुत पुरजोर तरीके से व्यापक रूप से कवरेज दी। सेकेंड, इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। तो दूसरा यह क्या था, यह पहला राष्ट्रवादी एक्टिविटी था, कार्य था जिसमें महिलाओं ने बहुत जोर शोर से भाग लिया। महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय हैड परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन अलोन, है ना। तो समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वो अपने आंदोलनों को पुरुषों तक सीमित ना रखें। Kamala Devi was herself one of the numerous women who courted arrest by breaking the salt or liquor laws. तो कमला देवी उन काफ़ी असंख्य महिलाओं में से एक थी जो अपने आप को अरेस्ट होने दी, है ना, फॉर कानून ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ और लिकर लॉ। जो सॉल्ट नमक या लिकर लॉ है उसके तोड़ने के जुर्म में उन्होंने अपने आप को अरेस्ट किया। एंड थर्ड एंड परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट, है ना, 3 रीजन्स थे। पहला रीजन, गांधी जी को वर्ल्ड मतलब अमेरिकन प्रेस में काफ़ी अटेंशन, यूरोपियन अमेरिकन प्रेस में काफ़ी अटेंशन मिला। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी की थी। और तीसरा जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि इट वॉज सॉल्ट मार्च विच फोर्स्ड अपॉन द ब्रिटिश द रियलाइजेशन दैट देयर रॉज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर एंड दैट दे वुड हैव टू डिवॉल्व सम पावर्स टू इंडियंस। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। टू दैट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कवर्ड ए सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंदन। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। The first meeting was held in November 30, but without the preeminent political leader in India, thus rendering it an exercise in futility. तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ
वो नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इस कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। Gandhiji was released from jail in January 1931 and the following month had several long meetings with the Viceroy. तो गांधी जी को जेल से रिहा किया गया जनवरी 1931 में, और अगले महीने में वाइसराय के साथ इनकी काफ़ी मीटिंग हुई। दिस कल्मिनेटेड इन व्हाट वाज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। और इस इरविन, उस समय के जो वाइसराय थे वो इरविन थे, और इसमें जो पैक्ट हुआ, जो समझौते हुए, उसको गांधी इरविन समझौते के नाम पे जाना जाता है। by the terms of which civil disobedience should be called off, all prisoners released and salt manufacture allowed along the coast। तो इस गांधी इरविन समझौते, गांधी इरविन पैक्ट के तहत सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस को वापस कर लिया गया, बुला लिया गया, इसको रोक दिया गया। ऑल प्रिजनर्स वे रिलीज, जितने लोग कैदी थे उनको रिहा कर दिए गए, और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन का अधिकार दे दिया गया। The pact was criticized by radical nationalists, for Gandhiji was unable to obtain from Viceroy a commitment to political independence for Indians. He could obtain merely an assurance of talks towards that possible end। तो जो रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौता जो गांधी इरविन समझौता है, इसकी आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वाइसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे, उन्हें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का एश्योरेंस नहीं मिल पाया। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। सो ए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन लेटर पार्ट ऑफ 1931, है ना। तो एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित किया गया। हेयर गांधी जी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस, यहाँ गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। However, his claims that his party represented all of India came under the challenge from three parties: from the Muslim League, which claimed to stand for the interests of the Muslim minority; from the princes, who claimed that the Congress had no stakes in their territories; and from the brilliant lawyer and thinker B.R. Ambedkar, who argued that Gandhiji and Congress did not really represent the lower castes। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि गांधी जी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन इनका जो दावा कि इनकी पार्टी पूरी ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, हिज क्लेम दैट हिज पार्टी रिप्रेजेंट ऑल इंडिया, केम अंडर चैलेंज। उनको तीन तरीकों से चैलेंज, तीन पार्टी से चैलेंज आया। पहला क्या था? मुस्लिम लीग क्लेम्ड टू स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स माइनॉरिटी। तो मुस्लिम लीग का कहना था कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम्स हैं, इनके जो इंटरेस्ट है, इनके जो हित हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका नेतृत्व मुस्लिम लीग कर रही है। राजाओं ने विरोध किया, प्रिंसेस जो राजवाड़ों ने विरोध किया कि कांग्रेस का उनके क्षेत्राधिकार में कोई स्टेक नहीं है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, उनके क्षेत्राधिकार में, उनके भूभाग में कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी चुनौती, एक ब्रिलियंट लॉयर, एक बहुत ही तेज तर्रार वकील और बहुत ही बिग थिंकर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने, उनके तरफ से आर्गूमेंट था कि गांधी जी एंड कांग्रेस वो रियली में वो जो पिछड़ी वर्ग के थे, जो निचली जातियां थी, जो पिछड़ी जातियां थे, इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। So the conference in London was inconclusive. So Gandhi जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम्ड सिविल डिसोबीडियंस। सो लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा, और भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा को, आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया। The new Viceroy Lord Wellington was deeply unsympathetic to the Indian leader। नए वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं था। इन ए प्राइवेट लेटर टू हिज सिस्टर वेलिंगटन रोट, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाजंट फॉर गांधी। एट द बॉटम ऑफ एवरी मूव ही मेक्स, which he always says is inspired by God, one discovers the political maneuver। I see the American press is saying what a wonderful man he is, but the fact is that we live in the midst of very unpractical, mystical, and superstitious folk who look upon Gandhi as something holy।
तो अपनी बहन को एक निजी खत लिखा था वेलिंगटन। उसमें वो लिखता है कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताता है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। So this is his thought process about Gandhi. See, in 1935, however, a new government of India Act promised some of the representative government. बहरहाल 1945 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि निधि शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 years later, in an election held on the basis of restricted franchise, the Congress won a comprehensive majority. तो 2 साल बाद एक सीमित मताधिकार के आधार पर हुई चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। नाउ 8 of the 11 provinces had a Congress prime minister. Now 8 of the 11 provinces had a Congress prime minister working under the supervision of a British governor. तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में थे जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम कर रहे थे। इन सितंबर 1929, 2 years after the Congress ministries assumed office, the Second World War broke out. तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू हैड बोथ बीन स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ हिटलर एंड नाजीज। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नाजियों के कट्टर आलोचक थे। Accordingly, they promised Congress support to the war effort if the British in return promised to grant India independence when hostilities ended. तो तदनुरूप उन्होंने फैसला किया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। द ऑफर वॉज रिफ्यूज्ड। इन प्रोटेस्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन अक्टूबर 1939। तो सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया और इसके विरोध में कांग्रेस की मंत्रालय अक्टूबर 1939 में अपना इस्तीफा दे दिया। दो 1940 and 1941 the Congress organized a series of individual satyagrah to press the rulers to promise freedom once the war has ended. तो उन पूरे 1940 और 1941 में कांग्रेस एक सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह करवाता है ताकि वो रूलर्स के ऊपर, जो उनके शासक हैं, उनके ऊपर दबाव बना सके ताकि वो प्रॉमिस करे कि एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को आज़ादी दे दिया जाएगा। सो मीनवाइल इन मार्च 1940 द मुस्लिम लीग पास्ड a resolution demanding the measure of autonomy for Muslim majority areas of the subcontinent. तो इस बीच मार्च 1940 में मुस्लिम लीग एक रेजोल्यूशन पास करती है और वो डिमांड करती है कि ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे उसमें उनकी स्वायत्तता की वो मांग रख देती है। द पॉलिटिकल लैंडस्केप वॉज नाउ बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो अब जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो पॉलिटिकल भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। इट वॉज नो लॉन्गर इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश। अब ये सिर्फ भारतीय वर्सेस ब्रिटिश नहीं रह गया था, रेदर इट हैड बिकम ए 3-way स्ट्रगल बिटवीन द कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश। अब ये एक 3-way का हो गया था, 3 तरीके से स्ट्रगल हो गया था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ट्राईपार्टाइट हो गया था एंड ब्रिटिश। एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट whose labor members were sympathetic to Indian aspirations, but whose conservative Prime Minister Winston Churchill was a die-hard imperialist who insisted that he had not been appointed the King's first minister in order to preside over the liquidation of British Empire.
तो इस समय ब्रिटेन के पास एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, जिसके जो लेबर मेंबर्स थे, जो लेबर पार्टी के मेंबर्स थे, वो भारतीय एस्पिरेशंस, जो भारत की जो आकांक्षाएं थे उसके प्रति वो सिंपैथेटिक थे। परंतु जो उनका प्राइम मिनिस्टर था वो कंजर्वेटिव पार्टी से था, विंस्टन चर्चिल, एंड वो डायहार्ड इंपेरियलिस्ट था, वो डायहार्ड उपनिवेशवाद का सपोर्टर था। एंड वो इंसिस्ट करता था कि वो किंग के द्वारा वो पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, वो ऐसा पहला प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है किंग के द्वारा अपॉइंटेड, कि जो ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करने की ओर, ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़े। So in the spring of 1942, Churchill was persuaded to send one of his ministers, Sir Stafford Cripps, to India to try and forge a compromise with गांधी जी and Congress। तो 1942 में चर्चिल अपना एक मिनिस्टर भेजता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो इंडिया आते हैं ताकि ये कोशिश करते हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज बनाने का कोशिश करते हैं गांधी जी और कांग्रेस के साथ। टॉक्स ब्रोक डाउन, however, after the Congress insisted that if it was to help the British defend from the Axis powers, then the Viceroy had first to appoint an Indian as the defense member of his executive council। तो जो क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है, तो वायसराय को सबसे पहले कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। और इसी बात पर वार्ता टूट गई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। सो ये टॉपिक को दोस्तों मैं यहीं पे अब समाप्त करता हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। After the failure of the Crisp mission, Mahatma Gandhi decided to launch his third major movement against the British rule. This was Quit India campaign, which began in August 1942। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। Although Gandhiji was jailed at once, younger activists organized strikes and acts of sabotage all over the country। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। पर्टिकुलरली एक्टिव इन द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस वेयर सोशलिस्ट मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, है ना। तो काफ़ी जो समाजवादी मेंबर्स थे, जो कांग्रेस के समाजवादी सदस्य थे, वो अंडरग्राउंड होकर रेजिस्टेंस कर रहे थे। जैसे उसमें से कुछ प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण। इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सच एज सतारा इन द वेस्ट एंड मेदिनीपुर इन द ईस्ट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स वेयर प्रोक्लेम्ड। और काफ़ी जिलों में, जैसे कि पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर, इसमें इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सरकार का घोषणा कर दिया गया था। द ब्रिटिश रेस्पॉन्डेड विथ मच फोर्स, इट टुक मोर देन ए ईयर टू सप्रेस द रिवेलियन। यहाँ पे ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है, वो आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाती है, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। क्विट इंडिया वॉज जेन्यूनली ए मास मूवमेंट, ब्रिंगिंग इन टू इट्स एम्बिट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। तो क्विट इंडिया वास्तव में देखा जाए, सही मायने में देखा जाए, तो यह जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। It especially energized the young who in very large numbers left their colleges to go to jail। और ये काफ़ी युवा वर्गों को एनर्जाइज कर दिया, जिसने काफ़ी संख्या में अपने कॉलेज को छोड़कर जेल जाना प्रेफर किया। However, while the Congress leaders languished in jail, Jinnah and his colleagues in the Muslim League worked patiently at expanding their influence। तो इस समय जब चूंकि जो कांग्रेस लीडर्स थे, है ना, वो जेल में पड़े हुए थे, जिन्ना और उसके जो समर्थक थे, उसके जो साथी थे, वो मुस्लिम लीग को इस समय मजबूत करने में बहुत ही धैर्यपूर्वक अपना काम कर रहे थे। It was in these years that the league began to make a mark in the Punjab and Sindh provinces where it had previously had scarcely any presence। तो ये उस समय है जिस समय लीग जो है पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था।
In June 1944, with the end of the war in the sight, Gandhi ji was released from prison. तो जून 1944 तक जब वॉर वॉज इन साइड, जब ये था कि अब युद्ध समाप्त होने वाली है, तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है. Later that year, he had a series of meetings with Jinnah, seeking to bridge the gap between the Congress and League. और उस साल 1944 के दूसरे भाग में जिन्ना के साथ गांधी जी काफ़ी मीटिंग करते हैं, है ना, और वो ब्रिज जो कांग्रेस और लीग के बीच में जो खाई है, जो ब्रिज है, उसको समाप्त करने का कोशिश करते हैं. In 1945, a Labour government came to power in Britain and committed itself to granting independence to India. 1945 में लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में आ जाती है और वो कमिटमेंट देती है, वो कमिटेड इटसेल्फ कि भारत को स्वतंत्रता देने के लिए वो कमिटेड है. मीनवाइल बैक इन इंडिया, द वाइसराय लॉर्ड वेवेल ब्रॉड द कांग्रेस एंड लीग टुगेदर फॉर ए सीरीज ऑफ टॉक्स. इधर बीच में जो यहाँ के भारत के वाइसराय थे लॉर्ड वेवेल, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को काफ़ी बार एक दूसरे के साथ लाते हैं और एक सीरीज ऑफ टॉक्स करते हैं. अर्ली इन 1946 फ्रेश इलेक्शंस वेर हेल्ड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. तो 1946 के शुरुआत में काफ़ी फ्रेश इलेक्शंस होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का. एंड द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी, बट इन द सीट्स स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर मुस्लिम्स द लीग वोन एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी. ये बदलाव हो जाता है दोस्तों 1939 से 1946 के इलेक्शन में काफ़ी बदलाव हो जाता है. 1937 का जो इलेक्शन हुआ था और अभी 46 का इलेक्शन हुआ, यहाँ कांग्रेस स्वीप कर लेता है. जनरल कैटेगरी की सीटें तो कांग्रेस पूरी सूफड़ा साफ कर देती है, बट जो सीट्स रिजर्व्ड थे मुस्लिम्स के लिए, वहाँ पे लीग का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा ही मेजोरिटी मिलती है. द पॉलिटिकल पोलराइजेशन वॉज कंप्लीट. दोस्तों, तो जो राजनीतिक तरीके से जो पोलराइजेशन होना था वो अब हो चुका हो. ए कैबिनेट मिशन सेंट इन द समर ऑफ 1946 failed to get Congress and League to agree on a federal system that would keep India together while allowing the provinces a degree of autonomy. तो कैबिनेट मिशन आती है 1946 में कैबिनेट मिशन आती है जो फेल कर जाती है, और ये मिशन किस लिए आई थी, कांग्रेस एंड लीग को अग्री कराने का कोशिश करती है ऑन ए फेडरल सिस्टम दैट वुड कीप इंडिया, एक संघीय ढांचा के रूप में जो इंडिया को टुगेदर रखेंगे, वाइल अलाउइंग प्रोविंसेस को एक डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, एक स्वायत्ता दी जाएगी. इस पे ये फेल कर जाती है, फाइनल नहीं हो पाता है. आफ्टर द टॉक्स ब्रोक डाउन, जिन्ना कॉल्ड फॉर ए डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान. तो जब ये खत्म हो जाती है, जब टॉक फेल कर जाता है, तो जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे बुलाते हैं, कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे, तो लीग का डिमांड रखा जाता है पाकिस्तान के लिए. वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग के मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया था. ऑन द डेजिग्नेटेड डे 16 अगस्त 1946, है ना, जो डेजिग्नेटेड डे था 16 अगस्त 1946, ब्लडी राइट्स ब्रोक आउट इन कैलकाटा. तो उस दिन, जिस दिन ये मांग डायरेक्ट एक्शन डे जो था 16 अगस्त 1946 को, राइट्स हो जाते हैं, राइट्स मतलब दंगे फसाद हो जाते हैं कलकत्ता में. द वायलेंस स्प्रेड टू रूरल बंगाल, देन टू बिहार एंड देन अक्रॉस द कंट्री टू यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड पंजाब. और ये जो हिंसा है ये बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में तक फैल जाता है, फिर बिहार, फिर यूनाइटेड प्रोविंस और फिर पंजाब तक फैल जाता है. इन सम प्लेसेस मुस्लिम्स वेयर मेन सफरर्स, इन अदर प्लेसेस हिंदू. तो कुछ जगहों पे मुस्लिम्स ही इसके सफ़र होते हैं और कुछ जगहों पे हिंदुओं को भी सफ़र करना पड़ता है. In February 1947, Wavell was replaced as Viceroy by Lord Mountbatten. February 1947 में बेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय आ जाते हैं. Mountbatten called one last round of talks, but when these two proved inconclusive, he announced that British India would be freed but also divided. तो माउंटबेटन एक लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स के लिए बुलाते हैं, बट ये फेल हो जाता है और इनकन्क्लूसिव हो जाता है. तो वो अनाउंस कर देते हैं कि ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रीड, ब्रिटिश भारत को आज़ाद किया जाएगा, बट ये साथ में विभाजित भी किया जाएगा. द फॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ पावर वॉज फिक्स्ड फॉर 15 अगस्त. तो जो फॉर्मल पावर को ट्रांसफ़र होगा वो 15 अगस्त को की जाएगी. व्हेन दैट डे केम, इट वॉज सेलिब्रेटेड विद गस्टो इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों में जमकर खुशियाँ मनाई
जब ये दिन आया तो भारत के विभिन्न भागों में बहुत खुशियां हुई. इन दिल्ली देयर वॉज प्रोलॉन्ग्ड अपलॉज व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगन द मीटिंग बाय इन्वोकिंग द फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी. तो दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही. आउटसाइड द असेंबली द क्राउड शॉटेड महात्मा गांधी की जय. तो इस असेंबली के बाहर भीड़ जो है महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहे थे. तो ये टॉपिक दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. जैन फ्रेंड्स, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट हीरोइक डेज. आखिरी बहादुराना दिन है ना, हीरोइक डेज. एज इट हैपेंड, महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविटीज इन कैपिटल ऑन 15 अगस्त 1947. तो 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे. ही वॉज इन कैलकाटा बट ही डिड नॉट अटेंड एनी फंक्शन और होइस्ट ए फ्लैग देयर ईदर. वो कलकत्ता में थे और वो किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिए, न ही कहीं झंडा फहराया. गांधी जी मार्क द डे विथ ए 24 आवर फास्ट. गांधी जी इस दिन को 24 घंटे का फास्ट उपवास रखते हैं. द फ्रीडम ही हैड स्ट्रगल्ड सो लॉन्ग फॉर हैड कम टू एन अनएक्सेप्टेबल प्राइस विथ ए नेशन डिवाइडेड एंड हिंदूज एंड मुस्लिम एट ईच अदर्स थ्रोट. उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वो एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी. उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे. थ्रू सितंबर एंड अक्टूबर, राइट्स हिज बायोग्राफर डीजी तेंदुलकर, गांधी जी वेंट राउंड हॉस्पिटल्स एंड रिफ्यूजी कैंप्स गिविंग कंसोलेशन टू distressed people. He appealed to the Sikhs, the Hindus and the Muslims to forget the past and not to dwell on their sufferings, but to extend the right hand of fellowship to each other and determine to live in peace. उनकी जीवनी के लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे. उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वो अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें. At the initiative of Gandhiji and Nehru, the Congress now passed a resolution on the rights of minorities. गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया. The party had never accepted the two nation theory. कांग्रेस पार्टी कभी भी दो राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था. The forced against its will to accept partition, it still believed that India is a land of many religions and many races and must remain so. जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो भी उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए. Whatever be the situation in Pakistan, India would be a democratic secular state where all citizens enjoy full rights and are equally entitled to the protection of the state irrespective of the religion to which they belong. तो पाकिस्तान में हालात जो भी रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा. The Congress wished to assure the minorities in India that it will continue to protect to the best of its ability their citizen rights against the aggression. कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वो अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों को किसी प्रकार भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी. Many scholars have written of the months after independence as being Gandhiji's finest hour. बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद महीनों के गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठ क्षण कहा गया है. फाइनेस्ट आवर ऑफ गांधी जी. आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस टू बंगाल, गांधी जी नाउ शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम वेयर ही होप्ड टू मूव ऑन टू द राइट टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब.
सो बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वो दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे। वाइल इन द कैपिटल हिज मीटिंग्स वेयर डिसरप्टेड बाय रिफ्यूजीज हु ऑब्जेक्टेड टू रीडिंग्स from the Quran or shouted slogans asking why he did not speak of the suffering of those Hindus and Sikhs still live in Pakistan. लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ाने की प्रथा पर आपत्ति थी। कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगते थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में क्यों बात नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। इनफैक्ट एज जी तेंदुलकर राइट्स, गांधी जी वॉज इक्वली कंसर्न विद द सफरिंग्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पाकिस्तान। जी तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदायों के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। He would have liked to be able to go to their succor. तो उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वो वहाँ भी जाना चाहते थे। But with what face could he now go there when he could not guarantee full redress to the Muslims in Delhi? लेकिन वहाँ वो किस मुंह से जा सकते थे जबकि दिल्ली में ही वो मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। There was an attempt on Gandhi's life on 20th January 1948, but he carried on undoubted. 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वो अविचलित अपना काम करते रहे। On 26 January, he spoke at his prayer meeting of how that day had been celebrated in the past as Independence Day. 26 जनवरी की तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों से इस दिन को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। नाउ फ्रीडम हैड कम बट इट्स फर्स्ट फ्यू मंथ्स हैड बीन डीपली डिसइल्यूजनिंग। अब स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोहभंग करने वाले साबित हुए हैं। However, he trusted that the worst is over, that Indians would henceforth work collectively for the equality of all classes and creeds, never the domination and superiority of the major community over a minor, however insignificant it may be in numbers or influence. फिर भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों न हो। ही ऑल्सो परमिटेड हिमसेल्फ द होप दैट थ्रू जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंडिया इज डिवाइडेड into two, at heart we shall ever be friends and brothers, helping and respecting one another and be one for the outside world. उन्होंने यह आशा भी जताई थी कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बंट चुका है, लेकिन हृदय से हम सभी सदैव मित्र और भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। Gandhiji had fought a lifelong battle for a free and united India, and yet when the country was divided, he urged that the two parts respect and befriend one another. गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा, फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी इच्छा यह थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखें। Other Indians were less forgiving. At his daily prayer meeting on the evening of 30th January, Gandhiji was shot dead by a young man. The assassin who surrendered afterwards was Nathuram Godse. तो बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उन्हें गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उसका नाम नाथुराम गोडसे था। Gandhiji's death led to an extraordinary outpouring of grief, with rich tributes being paid to him from across the political spectrum in India and moving appreciations coming from such international figures as George Orwell and Albert Einstein. गांधी जी की मृत्यु से चारों तरफ गहरे शोक की लहर दौड़ पड़ी।
भारत के राजनीतिक फलक पर उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक व्यक्त किया। समझ रहे हैं, इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके मृत्यु पे शोक व्यक्त करता है। सो दैट्स अ बिग थिंग, जॉर्ज ऑरवेल। So Time magazine, which had once mocked Gandhiji's physical size and seemingly non-rational ideas, now compared his martyrdom to that of the Abraham Lincoln. It was a bigoted American who had killed Lincoln for believing that human beings were equal regardless of their race or skin color, and it was a bigoted Hindu who had killed Gandhiji for believing that friendship was possible, indeed necessary, between Indians of different faiths. In this respect, as Time wrote, the world knew that it had, in the sense too deep, too simple for world to understand, connived at his Gandhiji's death as it had connived at Lincoln's. एक जमाने में उसकी कद काठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, और दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे, विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम मैगजीन ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर कर लिया था, और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड, कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नोइंग गांधी, गांधी को समझना। There are many different kinds of sources from which we can reconstruct the political career of Gandhiji and the history of the nationalist movement. हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। फर्स्ट इज पब्लिक वॉइसेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। One important source is writings and speeches of Mahatma Gandhi as his contemporaries, including both his associates and his political adversaries. तो इस दिशा में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों व प्रतिद्वंदियों दोनों के तरफ से समकालीनों के लेखन और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत है। Within these writings, we need to distinguish between those that were meant for the public and those that were not. तो इन लेखनों में से हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया था और किस चीज़ को अन्य उद्देश्य के लिए लिखा गया था। स्पीचेज फॉर इंस्टांस अलाउ अस टू हियर द पब्लिक वॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल, वाइल प्राइवेट लेटर्स गिव अस ग्लिम्स ऑफ हिज और हर प्राइवेट थॉट्स। उदाहरण के लिए भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जबकि उसके व्यक्तिगत पत्र जो है वो हमें उनके निजी विचारों की झलक देते हैं। In letters, we see people expressing their anger and pain, their dismay and anxiety, their hopes and frustration, in which they may not express themselves in public statements. तो इन पत्रों से हमें लिखने वाले को अपना गुस्सा और पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशाएं और हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातों को अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में व्यक्त नहीं कर सकता है। But we must remember that this private-public distinction often breaks down. Many letters are written to individuals and are therefore personal, but they are also meant for public. लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि कई बार निजी सार्वजनिक का यह फर्क टूट जाता है। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो जनता के लिए भी होते हैं। द लैंग्वेज ऑफ लेटर्स इज ऑफन शेप्ड बाय द अवेयरनेस दैट दे मे वन डे बी पब्लिश्ड। उन पत्रों की भाषा इस एहसास से तय होती है कि संभव है कि एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। Conversely, the fear that a letter may get into print often prevents people from expressing their opinion freely in personal letters.
और इसका यह भी है दोस्तों कि किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते हैं। महात्मा गांधी रेगुलरली पब्लिश्ड हिज जर्नल हरिजन लेटर्स दैट अदर्स रोड टू हिम, है ना। तो महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। ये याद रखिएगा, उनके पत्रिका का नाम हरिजन था, जो लोगों के द्वारा उसमें वो प्रकाशित करते थे, लोगों के द्वारा लिखे गए चिट्ठियों को प्रकाशित करते थे। नेहरू एडिटेड ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन टू हिम ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एंड पब्लिश्ड ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स, पुरानों पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। ये कुछ लेटर्स है दोस्तों, अब आपके बुक में दिया हुआ है, आप इन लेटर्स को पढ़ सकते हैं और इससे पढ़ने से आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे कांग्रेस काम करता था, कैसे उन बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर्स के बीच में आपस में वाद विवाद बातें कैसे होती थी। So coming to the next part, framing a picture. Autobiographies similarly give us an account of the past that is often rich in human detail. तो आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत की ओर ब्यौरा देती है जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है। बट हेयर अगेन वी हैव टू बी केयरफुल ऑन द वे वी रीड एंड इंटरप्रेट ऑटोबायोग्राफीज। परंतु यहाँ भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसी व्याख्या करते हैं। We need to remember that they are retrospective accounts written very often from memory. So हमें ये याद रखना चाहिए कि ये आत्मकथाएं प्रायः स्मृति के आधार पर लिखी गई होती है ना। They tell us what the author could recollect, what he or she saw as important or was keen on recounting, or how a person wanted his or her life to be viewed by others. उनसे हमें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई दी, या वो क्या याद रखना चाहता था, या वो औरों की नज़र में अपनी ज़िंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता है। राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी इज ए वे ऑफ फ्रेमिंग ए पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। आत्मकथा लिखना अपने तस्वीर गढ़ने का एक तरीका है। सो इन द रीडिंग दिस अकाउंट्स वी हैव टू ट्राई एंड सी व्हाट द ऑथर डज नॉट टेल अस। We need to understand the reasons for that silence, those willful or unwitting acts of forgetting. So फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते हुए हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि जो लेखक हमें नहीं दिखाना चाहता है, हमें उन चुप्पियों का कारण समझना चाहिए, इच्छित या अनिच्छित विस्मृति के उन कृत्यों को भी समझना चाहिए। Now next, through police eyes, पुलिस की नज़र से। So another vital source is government records, for the colonial rulers kept close tabs on those they regarded as critical of the government. So औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखते थे जिन्हें वह अपने विरुद्ध मानते थे। The letters and reports written by policemen and other officials were secret at that time, but now can be accessed in archives. इस लिहाज से उन्हें सरकारी रिकॉर्ड से भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उस समय पुलिस कर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्टें गोपनीय होती थी, लेकिन अब ये दस्तावेज अभिलेखागारों में उपलब्ध है जिन्हें कोई भी देख सकता है। तो इनसे हमें पता चलता है गांधी जी के बारे में। लेट अस लुक एट वन सच सोर्स, द फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स दैट वेर प्रिपेयर्ड बाय द होम डिपार्टमेंट फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। आइए एक ऐसे स्रोत को देखें। 20वीं सदी की शुरुआती सालों में गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट, पाक्षिक हर 15 दिन हर पखवाड़े में तैयार की जाने वाली रिपोर्ट इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। These reports were based on the police information from the localities, but often expressed what the higher officials saw or wanted to believe. ये रिपोर्ट स्थानीय इलाकों में पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन उनमें यह भी दिख जाता था कि आला अधिकारी, जो टॉप के अधिकारी थे, वो क्या देखना चाहते थे। While noticing the possibility of sedition and rebellion, they liked to assure themselves that these fears were unwarranted. राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी वो खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है।
If you see the fortnightly reports for the period of the Salt March, you will notice that the Home Department was unwilling to accept that Mahatma Gandhi's action had evoked any enthusiastic response from the masses. यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की जो पाक्षिक या पखवाड़े की रिपोर्ट देखेंगे तो पाएंगे कि गृह विभाग यह मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाइयों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हो रहा था। तो ऐसा उनका रिपोर्ट नहीं सुनना चाहता था, नहीं मानना चाहता है टॉप बॉसेस का। द मार्च वॉज सीन एज ए ड्रामा एंड एंटिक, ए डेस्परेट एफर्ट टू मोबिलाइज पीपल हु वेर अनविलिंग टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वेर बिजी विद देयर डेली शेड्यूल्स, हैप्पी अंडर द राज। रिपोर्टों में इस यात्रा को एक नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलवंत करने की एक हताश कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ये कुछ हैं जो अपने अपने व्यू पॉइंट से इंक्लाइंड होते हैं, उस तरीके से लिखते हैं, बट ठीक है, इनसे हमें हिस्ट्री की जानकारी होती है, गांधी जी के बारे में जानते हैं। एंड द लास्ट सोर्स इज फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। So one more important source is contemporary newspapers published in English as well as in different Indian languages which tracked Mahatma Gandhi's movements and reported on his activities and also represented what ordinary Indians thought of him. अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाली समकालीन अखबार, उस समय की अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखते थे और उनके बारे में खबरें छापते थे। न्यूज़पेपर अकाउंट्स हाउएवर शुड नॉट बी सीन एज अनप्रीजुडिस्ड, लेकिन अखबारी ब्यौरों को पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। दे वेर पब्लिश्ड बाय द पीपल हु हैड देयर ओन पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड वर्ल्ड व्यूज। तो ये अखबारें प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्व दृष्टि कोण थी। सो दीज आइडियाज शेप्ड व्हाट was published and the way events were reported. The accounts that were published in a London newspaper would be different from the report in an Indian nationalist paper. तो उनकी विचारों से ये तय होता था कि क्या प्रकाशित किया जाएगा और घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाएगी। इसलिए लंदन से निकलने वाले अखबार के विवरण भारतीय राष्ट्रीयवादी अखबार में छपने वाली रिपोर्टों से मैच नहीं होते थे, रिपोर्ट जैसे नहीं हो सकते थे। तो ये सब कुछ सोर्सेस है दोस्तों जिनके द्वारा उनके राष्ट्रपिता बापू के द्वारा महात्मा गांधी जी के बारे में हमें पता चलता है। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, वी नीड टू लुक एट दिस रिपोर्ट्स बट शुड वी केयरफुल वाइल इंटरप्रेटिंग देम। हम इन रिपोर्टों को देखें, हमें इन रिपोर्टों को देखना तो चाहिए, लेकिन उनके आधार पर नतीजे निकालते हुए खास एहतियात भी बरतनी चाहिए। Every statement made in these cannot be accepted literally as representing what was happening on ground. इन अखबारों के हर वक्तव्य को यथार्थ घटनाक्रम का शब्दाशः सच का ब्यौरा नहीं माना जा सकता है कि ये सब कुछ सही है एकदम हूबहू। They often reflect the fears and anxieties of the officials who were unable to control a movement and were anxious about its spread. अक्सर उनमें ऐसे अफसरों की आशंकाओं और बेचैनियों की झलक भी मिलती है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और उसके प्रसार के बारे में बेचैन थे। दे डिड नॉट नो वेदर टू अरेस्ट महात्मा गांधी और व्हाट एन अरेस्ट वुड मीन। उन्हें समझ नहीं आता था कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं, अथवा गिरफ्तारी का क्या परिणाम होगा। The more the colonial state kept a watch on the public and its activities, the more it worried about the basis of its rule. तो औपनिवेशिक सरकार जनता और उसकी गतिविधियों पर जितनी नज़र रखती थी, अपने शासन के आधार के बारे में उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाती थी। तो ये चैप्टर भी समाप्त हो गया दोस्तों, और मैं इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप सबको ये समझ आया हो।